गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? बताएं। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नेहा जी, सविता जी और शैलवी जी। चलिए, सबसे पहले हम लोगों की जो क्लास है वो आज की तारीख है आपकी 29। 29 है ना? 29 मार्च, जिसमें हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग एनटीए यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ आपका, ठीक, जिसमें हम लोग पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। पेपर फर्स्ट में भी हम लोग लॉजिकल रीजनिंग आज पढ़ेंगे। लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इंडियन लॉजिक को पढ़ लिया है। इंडियन लॉजिक को पढ़ने के बाद अब हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग काफी चीजों को देखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सोनाली जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो इसमें आप सबसे पहले देखिए, लॉजिक जो पढ़ेंगे, लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक विचार जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके आर्गुमेंट्स पढ़ेंगे, फॉर्म्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कैटेगरीज होती हैं वो पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज है, मोड्स ऑफ फिगर है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैल्सीज है, सभी चीजें यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। आपको एनालॉजीज भी यहाँ पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड्स भी चीजें हम लोग को पढ़ने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। इतनी चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने और पढ़ने को मिलेंगी यहाँ पे, ठीक। चलिए, तो स्टार्ट करा जाए। बताओ, स्टार्ट कर दिया जाए कि अभी वेट किया जाए उनका, जी। जिनको आना था? जी सर, स्टार्ट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते ना, ठीक है। तो चलिए, जी सर। जस्ट, ठीक है। सर हम टिफिन बना रहे, किचन में ही है ना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जान रहे हो, का बच्चों का रहता है ना स्कूल सुबह सुबह। इसको भी शिफ्ट कर देंगे हम, सुबह वाला जो है हम शिफ्ट करेंगे शाम को 5 बजे को ना, जिससे जो है दोनों क्लासें आप लोग आराम से कर सको, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहले हम जानेंगे कि लॉजिक होता क्या है, ठीक है। लॉजिक, सब लोग कहते हैं लॉजिक, लॉजिक को हिंदी में तर्क कहते हैं। तर्क होता क्या है ये? तो इसमें क्या कहता है? यह कहता है कि इट इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट कंसर्न्स एनालिसिस ऑफ इन्फ्रेंस एंड आर्गुमेंट्स। यह कहता है कि यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो अनुमानों और तर्कों के विश्लेषण से संबंधित है। किससे? ये किससे पॉइंट ऑफ व्यू? आपका पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में कहता है इन्फ्रेंस, ठीक। इन्फ्रेंस मैंने पढ़ा रखा है ना, इन्फ्रेंस। बताओ, इन्फ्लुएंस मैंने पढ़ा रखा है नहीं, इन्फ्लुएंसेस। एंड दूसरे पॉइंट पे ये क्या बोलता है? पहले पॉइंट पे इन्फ्लुएंसेस बोलता है और दूसरे पॉइंट पे आर्गुमेंट, ठीक। आर्गुमेंट्स की बात बोलता है। तो ये दोनों चीजें हैं जहां पर अनुमानों और तर्कों का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। अनुमानों और तर्कों का विश्लेषण किया जाता है। फिर बोलता है कि यह वैध तर्क का उपयोग और अध्ययन करता है। मतलब इट इज द यूज ऑफ, सॉरी, इट इज द यूज एंड स्टडी ऑफ वैलिड रीजनिंग। तो यहाँ पे वैलिड रीजनिंग की बात करता है, यूज ऑफ वैलिड
वैलिड रीजनिंग की बात करता है। फिर इसके वैलिड रीजनिंग की जब ये बात करता है तो कहता है, सबसे पहले हम लोग को समझ में आ गया कि ये फिलॉसफी की है या एक दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, जिसमें हम अनुमानों और तर्कों के आधार पर किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी टॉपिक के बारे में विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है बताते हैं। जब किसी भी चीज को समझाना होता है, बताना होता है, तो कोई ना कोई एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। जब वो एग्जाम्पल सेट करते हैं तो वह एग्जाम्पल आपके सामने है नहीं, हमारे सामने है नहीं, लेकिन उस चीज को भी हम अनुमानों, आपने भी अपने माइंड में अनुमान लगा ली कि हाँ सर ऐसा बता रहे ऐसा होगा, हमने भी अपने माइंड में अनुमान लगाया कि हाँ हम जो चीज बता रहे हैं वो चीज वैसी है। तो यहाँ पर अनुमान भी लगाया और साथ में लॉजिक भी लगा के दोनों का हम लोग क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, एनालिसिस करके पूरा का पूरा। तो ये होता है। अब इसमें बात दूसरी होती है कि यह तर्क जो है वैध हुआ कि अवैध हुआ। तो यहाँ पर वैध तर्क का उपयोग करके उसका अध्ययन करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, यूज ऑफ वैलिड रीजनिंग का हम प्रयोग करते हैं। फिर कहते हैं कि कुछ समझने के बारे में सोचने का उचित तरीका हम लोग सोचने का उचित तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ए प्रॉपर और रीजनेबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग सम थिंग्स की बात करते हैं। सबसे पहले तर्क की बात है कि तर्क का मतलब होता क्या है। जैसे कोई छोटा बालक है, वो भी अपने आप के बचाव के लिए कोई ना कोई तर्क निकाल लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिगमंड फ्रायड की रक्षात्मक युक्तियां। बोलते ही नहीं बोलते हैं, उसमें भी बालक अपने माइंड में अजम्पशन लगा लेता है कि हम किस तर्क से घर में बच सकते हैं। जैसे कोई सामान टूट गया, अब सामान टूटने के बाद वो ऐसा कौन सा तर्क लगाए जिससे जो है मार खाने से बच जाए। तो वो कोई ना कोई रीजन निकाल ही लेता है। या कोई एग्जाम है, एग्जाम में हम लोग या कोई भी फेल होता है तो कोई ना कोई छोटा सा एक लॉजिक या एक तर्क निकाल लेता है कि इस वजह से हम फेल हुए। अच्छा, या तो वो आप कोई किसी पर वो डाल देता है अपनी बातों को कि एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन आए थे, या कोई कहता है कि हाँ मैंने कल सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है। तो तमाम ऐसी चीजों का जब हम प्रयोग करते हैं तो कुछ समझने या सोचने विचारने के बारे में जो भी चीजें लेते हैं तो उसका एक आधार बनाते हैं। जो आधार होता है वही होता है। फिर इसमें बोलता है कि एक तर्क में एक निष्कर्ष होता है। जब तर्क लगाते हैं तो जाहिर सी बात है तर्क में निष्कर्ष भी निकलता है कि हम लोगों कोई भी किसी का एग्जाम अगर क्रैक हुआ तो वो निष्कर्ष निकालते हैं कि मैंने इस तरीके से ये काम किया इसलिए ये होता है। जैसे आप इंटरव्यू देखते हैं, इंटरव्यू में आपको निष्कर्ष निकलकर मिलता है, ठीक है, और इसके सहायक जो है साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। कह रहा है कि एन आर्गुमेंट consist of a conclusion and its supportive evidence। कुल मिला के ये सपोर्टिव एविडेंस है। ठीक है, सपोर्टिव एविडेंस, ठीक है, सहायक साक्ष्य, सपोर्टिव एविडेंस, ठीक है, सपोर्टिव एविडेंस बोलते हैं। नेहा आप जो है इसको नोट करके सविता जी को भेज दीजिएगा ना। आवाज आ रही है? हाँ, सपोर्टिव एविडेंस की बात करते हैं। हाँ ठीक, तो अब यहाँ पर इतनी चीजें हो गई। जब सपोर्टिव एविडेंस आपको मिल जाता है इसके कंक्लूजन के बारे में, तो इसमें कहता है कि एक अनुमान में एक निष्कर्ष बनाना शामिल होता है। जो कुछ हमारे पास जो सबूत होते हैं उस सबूत के आधार पे, एविडेंस के आधार पे हम उसको बना लेते हैं। साक्ष्य के आधार पे कह रहा है कि एन इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व फॉर्मिंग ए कंक्लूजन दैट इज बेस्ड ऑन सम एविडेंस, ठीक है, सम एविडेंस की बात करते हैं यहाँ पर। तो इतनी चीजें हम लोग के माइंड में क्लियर हो गई कि तर्क होता क्या है, लॉजिक होता क्या है। कुल मिलाकर लॉजिक को हम अनुमान के आधार पर ही किसी भी चीज को बताते हैं। लेकिन वैध है कि अवैध है तो इसमें यूज ऑफ वैलिड रीजन, जो उपयोगी होगा उसको हम बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिसिप्लिन ऑफ लॉजिक, तर्क के अनुशासन की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करें, डिसिप्लिन ऑफ लॉजिक। ठीक है, डिसिप्लिन ऑफ लॉजिक की बात करेंगे, ऑफ लॉजिक की बात करेंगे।
ठीक। अब यहाँ पर इनके अनुशासन या इनके लॉजिक डिसिप्लिन क्या होते हैं, इनके अनुसार इन्होंने बताया है कि तर्कशास्त्र के डिसिप्लिन में दो मुख्य प्रकार के तर्क शामिल है इन्होंने। तो एक होता है इंडक्टिव, दूसरा होता है डिडक्टिव। मतलब कि कह रहे हैं कि द टू मेन टाइप्स ऑफ रीजनिंग इन्वॉल्व द डिसिप्लिन ऑफ लॉजिक आर डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। तो कुल मिला के इनके डिसिप्लिन में दो प्रकार के तर्क आते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, कितने प्रकार के डिडक्टिव है, इंडक्टिव से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव। और दूसरा होता है डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक, इसको बोलते हैं आगमनात्मक, इसको बोलते हैं निगमनात्मक। तर्क, तर्क भी लिख लेंगे ना, तर्क। क्लियर है। तो यहाँ पर जो डिसिप्लिन हम लोग को देखने को मिलते हैं इनके सिद्धांत अनुशासन देखने को मिलता है लॉजिक का, तो कुल मिला के दो आपको मिलते हैं। एक इंडक्टिव रीजनिंग होता है, दूसरा डिडक्टिव रीजनिंग होता है। इंडक्टिव रीजनिंग को आगमनात्मक तर्क बोलते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग को निगमनात्मक तर्क बोलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोग को मिलती है। सबसे पहले हम देखते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव में क्या कहता है, इंडक्टिव में कहता है यह आगमनात्मक तर्क एक अनुमान परक प्रक्रिया है। कह रहा है कि इंडक्टिव रीजनिंग इज एन, सबसे पहले हेडिंग डाल के बताते हैं ना, ये डालेंगे हेडिंग इंडक्टिव रीजनिंग ठीक, इंडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव रीजनिंग में कहता है कि इंडक्टिव रीजनिंग इज एन इन्फ्रेंशियल प्रोसेस। ठीक है, इन्फ्रेंशियल प्रोसेस, तो याद रखिएगा इन्फ्रेंशियल प्रोसेस ये भी होता है और इन्फ्रेंशियल प्रोसेस ये भी होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है अभी हम लोग देख लेंगे। तो कहता है कि सबसे पहले इन्फ्रेंशियल प्रोसेस अनुमानपरक प्रक्रिया होती है जो निष्कर्ष के लिए उच्च संभावना प्रदान करने के लिए पर्याप्त समर्थन प्रदान करती है। ठीक, क्या करती है, पर्याप्त समर्थन प्रदान करती है निष्कर्ष निकालने के लिए, उच्च संभावना। जबकि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, यहां पर हम लोग क्या बताएंगे, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी, हाई हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक, हाई प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं यहाँ सर पर। हाँ, अभी सर और भी चीजें इंडक्टिव क्लियर का एक करते बार, हैं। हाँ बोले। सर इंडक्टिव का आप हिंदी में क्या बोले, एक बार फिर से बोल दीजिए। इंडक्टिव को आगमनात्मक तर्क बोलते हैं। नो सर, इसका इसके बारे में आप क्या बता हाँ अभी बताते हैं। रहे ज्ञान होता है। ठीक, इंडक्टिव रीजनिंग को इन्होंने बोला है कि यह जो है अनुमान परक जो है प्रक्रिया है जो कि निष्कर्ष निकालने के लिए उच्च संभावना हम लोगों को देती है, हाई प्रोबेबिलिटी देती है। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी किसके लिए देती है, कंक्लूजन के लिए। मतलब कुल मिला के अगर हम लिखेंगे यहाँ पे कंक्लूजन, ठीक, ये कंक्लूजन है तो ये हाई वाला देती है। जबकि हम इधर की बात करेंगे इसके डिडक्टिव रीजनिंग की, तो ये कैसा हम लोग को देता है, ये भी इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस है तो, लेकिन इसमें सर्टेनिटी देता है आपका। ठीक है, सर्टेनिटी, ठीक है, सर्टेनिटी देता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं निश्चयात्मकता, निश्चितता जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उच्च
और प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? संभावना। संभाव्यता। हाँ, संभावना है, संभाव्यता। ठीक, तो यहाँ पर ये हाई संभाव मतलब इंडक्टिव में ये हाई प्रोबेबिलिटी देता है, जबकि यहाँ पे सीओटी यहाँ पर निश्चितता ये दे देता है आपका। तो दोनों में यही डिफरेंस है, यही पॉइंट है जिसको हम पकड़ सकते हैं एग्जाम से। लेकिन अभी इसके बारे में और भी चीजें हम जानेंगे, ठीक है, और भी चीजें हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि ये कहता क्या है। ठीक, अब देखिए, अब वन बाय वन लेकर हम चलते हैं कि सबसे पहले कंक्लूजन है, तो आप हेडिंग डालोगे कंक्लूजन के लिए। कंक्लूजन में जब इंडक्टिव की बात करेंगे तो हाई प्रोबेबिलिटी देगा, जब कंक्लूजन की बात करेंगे लॉजिकल कंक्लूजन में तो यहाँ पर सर्टेनिटी देता है, निश्चितता देता है आपको। ये दो पॉइंट क्लियर हुए, बताओ क्लियर हो गया ना यहाँ पर ये दो पॉइंट। चलिए अब इसके बाद और भी चीजें देखते हैं। सर एक मिनट, सर एक मिनट, ये कंक्लूजन लिख लीजिए ना, बस कंक्लूजन, बाकी उधर और भी चीजें बतानी ना मुझे, इसलिए मैंने इसको साफ किया। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर ये क्या कहता है, ठीक है, अब इसमें कहता है कि अब हम वन बाय वन बात करते हैं कि सबसे पहले दोनों में डिफरेंस देख लिया कि दोनों होती क्या चीज। अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आगमनात्मक या इंडक्टिव को, इसको आगमनात्मक बोलते हैं। आगमनात्मक मतलब होता है कोई भी चीज अपने आप आ जाए, ठीक है, कोई भी चीज अपने आप आ जाए जिसमें जो है तार्किक चीजें होती हैं। अब आगमनात्मक का मतलब होता है कोई भी चीज आ जाना, इसको लिख सकते हैं आप आ जाता है, ये लाइन याद रखना है। कोई भी चीज जो है ऑटोमेटिक आ जाती है। अब आती कैसे है ये भी देख लो। अब आने का तरीका इसमें क्या होता है, दोनों में डिफरेंस हम लोग देखेंगे तो दोनों में चीजें हम लोग को समझ में आ जाएंगी। अब आगमनात्मक विधि में कोई भी चीज आती है तो अब आने से पहले का मतलब होता है कि यहाँ पर जो कंक्लूजन निकालते हैं उच्च संभावना वाली, यहाँ पर स्वयं की स्वयं निकल जाती है। इसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुल मिलाकर यहाँ पे सरल विषयों के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये कुल मिलाके विशिष्ट रहता है। कैसा रहता है, विशिष्ट या स्पेशल, विशिष्ट या स्पेशल जो रहता है, स्पेसिफिक से ये किस में जाता है आप बताओ। स्पेसिफिक रहता है जब कभी यहाँ पे निगमनात्मक निकालते हैं, सामान्य रहे अभी निगमनात्मक में क्या होता है, नी मिस निकालना, मतलब गमन मिस आना, मतलब निकालना होता है। मतलब नी मिस क्या होता है, जब निकालना पड़ते हैं, निकाला जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे जो है वो जो है कंक्लूजन जो है अब स्वयं आ जाए, निष्कर्ष स्वयं आ जाए तो आगमनात्मक विधि होती है, जबकि निगमन में हमें निष्कर्ष को निकालना पड़ता है। अब जैसे इसको सरल कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में हम प्रयोग करते हैं, जबकि निगमन को विधि को हम बड़ी कक्षाओं में या कठिन विषयों में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब निगमन विधि का हम गणित में प्रयोग करते हैं, विज्ञान में प्रयोग करते हैं, जबकि इसकी सरल भाषाओं में हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। अब दूसरे शब्दों में ये कह रहे हैं जो स्पेसिफिक है, इसमें स्पेसिफिक आया है तो सबसे पहले विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट से फिर इसके बाद जब ये विशिष्ट है तो विशिष्ट है, विशिष्ट से कोई भी चीज निकालते हैं तो आ जाता है। जबकि यहाँ पर ये कहते हैं सामान्य कोई चीज रहती है। अब सामान्य में से मेन इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं जनरल, ठीक है, ये आता है। फिर इसके बाद क्या आता है आपका व्यष्टि, व्यष्टि या व्यक्ति होती। व्यष्टि में क्या होता है बताओ कोई, जो सिंपल चुनते हैं, पूरी पूरी होल पॉपुलेशन से जो कुछ लोग को चुना जाता है बेस्ट है। सैंपल, कुछ लोगों को केस स्टडी को बोलते हैं ना, केस स्टडी को भी बोलते हैं। यहाँ पर व्यष्टि मतलब सैंपल होगा, मतलब जैसे यहाँ पे बताया गया ना विशिष्ट,
तो जैसे अब जिसको जिसको तर्क पे रखेगा कुछ ही लोग को चुनकर, वो विशेष है, उन्हीं को व्यष्टि कहा, जैसे और इनका इसमें कहने समष्टि हो। बिल्कुल इनका कहने का मतलब है, जैसे हमारे पास 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट में से कोई एक बच्चा, हर एक बच्चा हर एक काम के लिए स्पेशल होगा। तो कोई स्पेशल काम अगर आपको कोई लगता है कि हाँ इन 10 में से कोई एक बच्चा कर सकता है, तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा ना, उसी को इन्होंने सैंपल कहा है। अब 10 में से किसी एक बच्चे को मैंने चुन लिया कि भाई यही बच्चा जो है सबका मॉनिटर होगा क्लास का, तो ये क्या क्योंकि स्पेसिफिक हो जाएगा ना। वही चीज सिद्ध करेगी उनके तर्क को, तो वो सैंपल के रूप। हाँ ठीक, तो ये हो गया आपका। जबकि यहाँ पे समष्टि जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन, जिसको बोलते हैं समष्टि, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन, होल पॉपुलेशन। हाँ होल पॉपुलेशन, होल पॉपुलेशन, होल पॉपुलेशन, ठीक, होल पॉपुलेशन होता है। फिर इसके बाद इसमें क्या आता है, इसके बाद हम इसमें देते उदाहरण, ठीक, उदाहरण देते हैं जिसको एग्जांपल्स हम लोग बोल सकते हैं ना, एग्जांपल्स हम लोग बोलते हैं। जबकि यहाँ पे एग्जांपल देते हैं मतलब किसी भी बालक को अभी पूरा बताएंगे कैसे कैसे जोड़ा जाता है। यहाँ पर एग्जांपल देते हैं तो यहाँ पर हम लोग थ्योरीज या सिद्धांत देते हैं। क्या देते हैं, सिद्धांत, जिसको थ्योरीज या थ्योरी की बात बोलते हैं यहाँ पर, ठीक, ये हो जाता है आपका। फिर इसके बाद और इसमें क्या देते हैं, इसमें तर्कवाक्य मिलते हैं, इसमें और क्या मिलता है, तर्कवाक्य मिलते हैं, तो इसी से निकालते हैं। कुल मिला के इसमें फिर हम लोग को तर्कवाक्य मिलता है, तर्क वाक्य मिलता है। जबकि जब यहाँ पर नंबर 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 और चौथे नंबर पे देखिए जब यहाँ तर्कवाक्य मिलता है तो यहाँ पे क्या मिलते हैं, यहाँ पे नियम मिल जाता है हम लोग को, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाता है, नियम मिल जाता है, ठीक है, नियम मिल जाता है। क्या मिल जाता है, नियम, जिसको रूल्स बोलते हैं या प्रिंसिपल्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तर्क वाक्य, लॉजिकल, यहाँ पे वाक्य क्या बोलेंगे, जी सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे लॉजिकल कथन वाला सेंटेंस, होगा। लॉजिकल स्टेटमेंट या सेंटेंस, स्टेटमेंट मिलता है हम लोग को, लॉजिकल स्टेटमेंट यहाँ मिल जाता है। जबकि यहाँ पे रूल्स या प्रिंसिपल मिल जाते हैं, रूल या प्रिंसिपल मिल जाता है यहाँ पर। नंबर 4 हो गया। फिर इसके नंबर 5 पे हम लोग को मिलता है आधार वाक्य। क्या मिलता है, जी आधार वाक्य, इसको बोलते सर प्रीमाइसेस है ना सर ये। हाँ ठीक। फिर इसके नंबर 5 पे हम लोग निकालते हैं, जब यहाँ पे आधार वाक्य यहाँ से मिलता है तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है, यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, काफी क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके, ठीक है। इतने पॉइंट आपने नोट कर लिए, तो अब क्वेश्चन कैसे बनते ये जान लो। सबसे पहले आपका आता है कि यहाँ पर जो विशिष्ट है, ठीक है, विशिष्ट का मतलब होता है कोई भी चीज सीमित, मतलब स्पेसिफिक से जनरल में जब जाए तो यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। स्पेसिफिक से जब जनरल में आप जाएंगे, सर बिगाड़ दिया आपने तो। उससे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लिखेंगे स्पेसिफिक से जनरल में जाना है, ठीक है। स्पेसिफिक से जब जनरल में जाते हैं तब कौन सा बनेगा आपका, बताओ, इंडक्टिव आगमन, इंडक्टिव रीजनिंग, हाँ आगमन बनेगा, इंडक्टिव बनेगा। लेकिन यही जस्ट इसका अपोजिट कर देता, मतलब ये अगर जाएगा ऐसे तो आप बनाएंगे इंडक्टिव, अगर ये इधर से यहां से ऐसे आएगा तो ये कैसा बन जाएगा, डिडक्टिव, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। तो ये यही चीज याद रखना है हम लोग को, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आपसे क्या कहता है, सैंपल से हम पॉपुलेशन की तरफ जाते हैं, मतलब हमारे पास सैंपल मिलता है, सैंपल से हम लोग अनुमान लगाते हैं पॉपुलेशन का कि हमारी पॉपुलेशन वैसी होगी,
ठीक। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, ऊपर वाले में जब यहाँ से इधर जा रहे हैं तो ये आपका इंडक्टिव हो जाएगा, जब इधर से पॉपुलेशन से सैंपल की हो जाएंगे तो ये डिडक्टिव हो जाएगा आपका। क्लियर है, ये पॉइंट हम लोग को बना लेना है। फिर इसके बाद यहीं से हम लोग जाएंगे एग्जाम्पल से जब हम थ्योरी की तरफ जाएंगे, ठीक है, या एग्जाम्पल से हम थ्योरी की तरफ जाएंगे, तब हमारा क्या बनेगा, हमारा इंडक्टिव बनेगा। जबकि यहाँ जो है नेहा बताएंगी कि जब हम लोग थ्योरी से हम लोग एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे तब क्या होगा, बताओ। सर डिडक्टिव होगा। एग्जाम्पल से जब हम थ्योरी की तरफ जाएं, ठीक, एग्जाम्पल से जब हम थ्योरी की तरफ जाएंगे तो क्या आपका डिडक्टिव बन जाएगा। ठीक है, थ्योरी से एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं तो डिडक्टिव बन जाएगा, जिसको हम निगमन बोलते हैं। सर एग्जाम्पल से थ्योरी की तरफ जब जाएंगे तो वो इंडक्टिव हो जाएगा, हो जाएगा। एग्जाम्पल से जाएंगे तो डिडक्टिव होगा, एग्जाम्पल से जाएंगे तो डिडक्टिव होगा। थ्योरी से जब एग्जाम्पल की तरफ आएंगे तब आपका डिडक्टिव हो जाएगा आपका, ठीक, डिडक्टिव हो जाएगा जब सामान्य से विशिष्ट। हाँ सर कंफ्यूजिंग हो रहा है, फिर से बता दीजिए। एग्जाम्पल से जब एग्जाम्पल से थ्योरी इंडक्टिव तो इंडक्टिव होता है, और जब थ्योरी से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं तो डिडक्टिव होता है। मतलब उदाहरण से हम सिद्धांत, जब कभी हम एग्जाम्पल आपके सामने सेट करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, कुल मिला के सबसे पहले यहाँ पे पूरा का पूरा बताएंगे कि सबसे पहले विशिष्ट से सामान्य की ओर कैसे जाते हैं। जैसे अभी हम लोग को एक एग्जाम्पल मिला कि विशिष्ट का मतलब कोई स्पेसिफिक चीजें होती है। अब वह स्पेसिफिक चीजें कहाँ से आई हैं, उन्हीं जनरल लोगों में से आई हैं। तो वो जब हो जाता है स्पेसिफिक में से जनरल चीजों को निकालते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो हो जाता है। आप एग्जाम में यही आता है, एग्जाम में क्वेश्चन कि ये बताइए। हाँ वाला लॉ दीजिए, समझ में आ जाएगा। क्या हो गया, वो जो सेब गिरा था सर न्यूटन वाला जो लॉ है सर, कि सेब पहले गिर रहा था, सारी चीजें ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही थी, तो वो एक स्पेसिफिक चीज हो गया। और फिर जब वो थ्योरी बन गई, तब सबको पता है कि हर चीज ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। हाँ, सभी को पता है नहीं है, उन्होंने रिसर्च करके ये बताया था कि जनरल वे में केवल वही सेब नहीं गिरता है स्पेसिफिक रूप में, बल्कि सेब के साथ साथ जितनी भी चीजें थी, सब चीजें ग्रेविटी की वजह से जो है पृथ्वी की ओर खींच कर आती है। ग्रेविटी पता चला। हाँ, ग्रेविटी की वजह से होती है। और ग्रेविटेशन से, हाँ, जी की वैल्यू कितनी होती है, मतलब 9.8 सिद्धांत बताया था ग्रेविटी कितनी होती, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड। हाँ, मीटर पर सेकंड, ठीक है सर, ये तो बोल रहे 9.8 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो मीटर पर सेकंड नहीं बोला था, 9.8 बोला था। बोला था 3 बार बोला था सर। चलिए ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर हुई, पहली चीज। फिर आता है कि हमने उदाहरण जैसे एग्जांपल्स दिए, एग्जांपल से हम लोगों ने जब एग्जांपल देने लगे तो एग्जांपल के साथ साथ ये अवधारणा बन गई कि ये चीजें अगर यही एग्जांपल हर जगह सेट हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई सिद्धांत तो होगा। जब सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ते हैं तो आर्किमिडीज के सिद्धांत में हम लोग को देखने को मिलता है, जब कोई वस्तु को किसी भी द्रव में जितना हम वो अंदर दबाते हैं, वो अपने जगह को घेरने के लिए उतना स्थान अपना बना लेती है, पानी को बाहर निकाल देती है। तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत में है, जो कि इसमें हम लोग थ्योरी, अब ये देखा है कि हमने एक जगह, दो जगह, हर जगह कोई छोटा बच्चा वो पानी में जाता है तो जाता है, जैसे ही जाता है तो टप के बाहर पानी निकल आता है, तो बार बार सोचने लगता है ऐसा क्यों होता है। तो धीरे धीरे ऐसे करके वो थ्योरी से सिद्धांत बन जाता है इसमें, ठीक। तो उसको सिद्धांतों के बारे में पता चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पे तर्कवाक्य, हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्टेटमेंट देते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। लॉजिकल स्टेटमेंट जब देते हैं तो उसमें कोई ना कोई रूल लगाकर या नियम कायदे कानून लगाकर ही हम देते हैं। फिर इससे बनता है आधार वाक्य, जो आधार वाक्य से निष्कर्ष। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, सब इसका बस जस्ट उल्टा बन जाता है कि कहता है कि जब आधार वाक्य से निष्कर्ष निकाला जाता है तब ये इंडक्टिव होगा कि डिडक्टिव होगा, बताइए जरा। आधार वाक्य से जब निष्कर्ष निकालेंगे तो इंडक्टिव होगा कि डिडक्टिव होगा? सर इंडक्टिव।
इंडक्टिव होगा। अभी लेकिन फ्री जब हो कभी गए सर। निष्कर्ष के आधार पे हम आधार निष्कर्ष से हम आधार वाक्य निकालते हैं तब तो डिडक्टिव 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 तो यहाँ निकालना पर पड़ेगा उसको। एक क्वेश्चन पुराना आया था जिसमें लिखा था कि कोई शोधकर्ता पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन विश्व की खोज करता है, पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन विश्व की खोज करता है, तो इसमें कौन सी विधि का हम प्रयोग करेंगे या कौन से तर्क को हम लगाएंगे? इंडक्टिव इंडक्टिव इंडक्टिव। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, सरल से जटिल की ओर जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, अनिश्चित से निश्चित की ओर जाते हैं। या हमने आपको बताया ये अनिश्चित है और ये निश्चित है, आपका सर्टेन बताया ना। अनिश्चित से निश्चित, चाहे तो आप लिख लो हिंदी में, ज्ञात से अज्ञात की ओर। सर आप वीडियो भेजेंगे तब लिख लेंगे। हाँ हाँ, आप लिख लेंगे और लोग भी ज्ञात से अज्ञात की ओर, हाँ। सरल से जटिल, सर सिंपल सर एक टू बार आपने कॉम्प्लेक्स। क्लास में बताया था कि इजी वाला शब्द मतलब आ से आगमन और नी से निगमन, मतलब मेहमान का आ जाना और मेहमानों को हाँ, निकालना। आमिष आ जाना, आ से नींद आगमन। निकालना या निकलना। ठीक, तो हाँ, यहाँ से निकालना। तो सरल से ज्ञात से अज्ञात की ओर, नाउन टू अननोन, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका, मूर्त से अमूर्त की ओर जाएगा आपका, अनिश्चित से निश्चित की ओर, क्योंकि कंफ्यूजन ये रहता है कि डिडक्टिव के आत्मा बता कोई रहे हैं चीज ना आती है सर, तो निश्चित हो जाती है, तो अनिश्चित सर से। डिडक्टिव के बता रहे हैं ना हाँ, इनका लिखा रहे हैं इसका। सर, आगमन आगमन का लिखा रहे हैं। जस्ट इसका अपोजिट उल्टा हो जाएगा, आगमन का लिखा देंगे, निगमन का अपने आप बना लोगे। आगमन में लिख लो ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। सर हाँ बोले। सर डिडक्टिव में निश्चितता होती है ना, हाँ, डिडक्टिव में। तो फिर तो सर ये आपने वाले बोला कि डिडक्टिव सर आपने लास्ट बोला कि निश्चित से अनिश्चित नहीं, की ओर, अनिश्चित से तो निश्चित सर की ओर बोला हमने, अनिश्चित से निश्चित की ओर बोला है। ठीक है सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर, कंफ्यूजन हो गया है। लिखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये सर इंडक्टिव हो गई, डिडक्टिव। इंडक्टिव। सर एक और तरीका है याद करने का, एक को याद करेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो हाँ। जाता है। जैसे हम लोग इंडक्टिव बोलते हैं, इंडक्टिव यानी इनोवेशन, कुछ नया इनोवेशन करना, वो इंडक्टिव हो गया। तो इंडक्टिव नया इनोवेशन, इन थ्योरी का हम लोग नया निर्माण कर रहे हैं, वो इंडक्टिव में आ जाएगा, और जो उसका अपोजिट हो जाएगा वो डिडक्टिव में आ जाएगा। इसके नाम से बहुत कंफ्यूजन रहता है, उसी को ऐसे याद करके रखे हैं। इंडक्टिव यानी नया इनोवेशन करना, इन से इंडक्टिव और इन से इनोवेशन करना। हाँ, ज्ञात से अज्ञात की हो गया, सरल से जटिल हो गया, मूर्त से अमूर्त हो गया, मूर्त से बिल्कुल सही है आपका एग्जांपल। जिस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, याद करें, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, अमूर्त से अमूर्त की ओर। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, मैंने बताया था अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनसर्टेन टू सर्टेन, अनिश्चित से निश्चित की ओर जाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें, यही जस्ट अपोजिट इसका कर दीजिए आप, तो ये आगमन हो जाएगा। यही जस्ट इसका अपोजिट करेंगे तो निगमन बन जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? सर एक बार उसका एग्जाम्पल बता दीजिएगा इंडक्टिव वाले का, ये इंडक्टिव रीजनिंग का इंडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल एग्जांपल। तो सर आपने बताया था ना सर, एक बार वापस एक बार समझा दीजिए। जैसे एक एग्जांपल बहुत फेमस है कि जैसे एग्जांपल नहीं लगाते कि राम, इसमें बोलते हैं राम मरणशील है, फिर इसके बाद बोलते हैं श्याम मरणशील है आपका, बोलते हैं। इसी प्रकार ये विशेष है, ये इनमें विशेषता देखी गई, इनमें विशेषता देखी, लेकिन बाद में देखा गया कि सभी मनुष्य कहते, इसलिए ठीक है, इसलिए सभी मनुष्य मरणशील है।
ठीक है, देखिए सबसे पहले उदाहरण दिया गया, फिर उदाहरण दिया गया, फिर इसके बाद आपका क्या निकाल दिया गया, निष्कर्ष। उदाहरण से सिद्धांत बन गया कि जो यहाँ पर, अब देखिए ये निष्कर्ष निकला है, ये क्या निकला है, ये सब आधार वाक्य हैं आपके, इस आधार वाक्यों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला है। लेकिन इसमें आपको उदाहरण के रूप में भी हम अगर इसको लेते हैं तो इसमें एक सिद्धांत बनता है कि मतलब कि जितने भी प्राणी है इस संसार में, चाहे वो राम हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो कोई भी हो, जिन्होंने मानव का अवतार लिया है या जो मानव है, उनको एक न एक दिन समाप्त तो हो ही जाना है। ये किसी का नहीं, ये प्रकृति का नियम है। किसका नियम, प्रकृति का नियम। तो ये आगमन विधि के अंतर्गत आएगा आपका। क्लियर है, कोई भी इस संसार में अमर नहीं रह सकता है, ठीक है, कोई भी नहीं, इवन कोई भी नहीं तो कोई भी नहीं। कोई कहता है हनुमान जी रहते हैं, किसी ने नहीं देखा, ठीक है, तो सब लोग मरणशील है। क्यों, क्योंकि ये प्रकृति का नियम, और प्रकृति के नियम को स्वयं ईश्वर भी नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, तो इसलिए ये प्रकृति के नियम के अंतर्गत आता है आपका, ठीक है, ये पॉइंट है आपका, तो इसलिए इसमें बताया गया है। क्लियर है, इतना पॉइंट बताओ। जी सर। अब इसमें देखिए उदाहरण के लिए और हम बता सकते हैं, इसमें कहता है कि उदाहरण के लिए मान लो दोपहर के समय, ठीक है, दोपहर के भोजन के समय आप अपने 6 जो है सहकर्मियों में से 4 को एक जो है कुछ भी खाने का ऑर्डर करते हैं। अच्छा, डिडक्टिव अभी बताएंगे, अभी इंडक्टिव के बारे में पूरा क्लियर हो गया ना, चलो डिडक्टिव के बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं हम लोग। डिडक्टिव में एक एग्जांपल जैसे है कि मान ले कि आपके पास कोई एक डेंटिस्ट है, ठीक है, दांत को चेक करना है, जो डॉक्टर होता है डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट के साथ आपका 10 बजे अपॉइंटमेंट है, और आप जानते हैं कि आपके घर में एक डेंटिस्ट के पास ड्राइवर मतलब ड्राइव करने के लिए 30 मिनट लगते हैं, मतलब कि कुल मिला के उसको 30 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। जैसे आपको पता चला कि एक डॉक्टर है, वह डॉक्टर आपका कोई ट्रीटमेंट करना चाह रहा है, अब उस ट्रीटमेंट में वो पहले से ही बता देता है इतना समय लगेगा। जब वो कोई चीज आपके सामने सीधी ला के रख दिया तो वो क्या हो जाएगी, वहां पे निश्चितता या श्योरिटी बता दिया ना उसने। जैसे मान लो, या दूसरा एग्जांपल आप कह सकते हैं कि इसमें जो है जैसे सामान्य से हम विशिष्ट की ओर कैसे जाते हैं, एग्जांपल इसमें कहता है कि यहाँ पर जो मान लो कि जैसे इसमें बोला है ना कि एक शिक्षण यदि कोई एक खोज करता है, नवीन विश्व की खोज करता है, तो नवीन विश्व की खोज किसके आधार पर करेगा। हेलो जी सर। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है क्या, ठीक है, नहीं सर, वो चलिए ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम अपनी क्लास में। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट के सामने सबसे पहले हम कोई नियम या सिद्धांत देते हैं, नियम से सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। जब उसको नियम और सिद्धांत उसको बता देते हैं, उसके बाद हम उसके सामने एग्जांपल्स को देते हैं। जैसे हमने बता दिया पावलोव का सिद्धांत, कि पावलोव का सिद्धांत क्या होता है, अनुबंधित उद्दीपक को अनअनुबंधित उद्दीपक से पहले अधिगमकर्ता के सामने लगातार कई बार प्रस्तुत किया जाता है तो अनअनुबंधित अनुक्रिया का संबंध अनअनुबंधित उद्दीपक का संबंध अनुबंधित अनुक्रिया से होकर अनुबंधित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया होने लगती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले हमने आपको सिद्धांत बताया, सिद्धांत के बाद हम आपको एग्जांपल दिखाएंगे एक, फिर वो कुत्ते वाला जो नहीं एग्जांपल है उसको फिर हम आपके सामने सेट करके दिखाएंगे। तो ये एग्जांपल पहले हमने आपको थ्योरीज बताया, या फिर आप देखते हैं कि फिजिक्स या केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जब कभी आपको प्रैक्टिकल वर्क दिया जाता है तो सबसे पहले आप उसमें
लिखते हैं उसके सिद्धांत कि कैसे कैसे आपको एक्सपेरिमेंट करना है, उसके बाद जो है आप उसको करना शुरू करते हैं। तो जब कोई चीज निकालना होता है, निकालने से पहले आप उसके बारे में क्या बनते, पूरी रूपरेखा को बना लेते हैं। तो यहाँ स्पेसिफिक रूप में जनरलाइजेशन रूप में सब चीजों को लेते हैं, फिर उसको स्पेसिफिक चीज बनाते हैं। जैसे केमिस्ट्री लैब में होती नहीं है, केमिस्ट्री लैब में सामान्य रूप में तो सब चीजें रखी हैं, लेकिन उन चीजों को जब एक दूसरे में मिलाते हैं तो एक नई चीज, एक कोई स्पेसिफिक चीज बनकर आती है ना। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं हम लोग, जनरल से हम लोग स्पेसिफिकेशन की ओर। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम भी और आप भी सब लोग क्या है, एक मनुष्य है, लेकिन हम लोगों में एक सामान्यता के साथ एक विशिष्टता है। जैसे हम लोग एजुकेटर से जुड़े हुए हैं कि हम लोग भविष्य में कहीं ना कहीं एजुकेटर ही बनेंगे हम लोग, ठीक है, कोई ना कोई टीचिंग पोस्ट पर जाएंगे। तो हम लोग में ये, हम लोग जनरलाइजेशन में तो थे, जनरलाइजेशन के बाद जब हम लोगों ने एजुकेशन कंप्लीट करी अपनी, तो हम लोगों में कोई स्पेसिफिकेशन आ गया, स्पेशलाइजेशन आ गया हम लोगों में। क्लियर है कि जनरल से हम लोग स्पेशलाइजेशन में कैसे जाते हैं। सर जैसे ये आपने जो एग्जांपल इसके पहले बताया इंडक्टिव का कि राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, इसलिए सभी मनुष्य मरणशील है, इसके बेस पे अगर हमें एग्जांपल सेट करना हो तो कैसे करेंगे? किसमें एग्जांपल सेट करना हो? कोई और एग्जांपल आप बोलो जो आपके मन से, हम बताएं सही गलत है। एग्जाम्पल नहीं समझ पा रही हैं आप, उसमें राम जो है एक विशेष व्यक्ति के बारे में बोला, ना कि जी पूरे होल पॉपुलेशन को बोला गया, एक व्यक्ति के बारे में बोला गया, एक व्यक्ति मतलब विशेष हुआ। श्याम को बोला गया तो श्याम एक व्यक्ति है ना, तो वो विशेष हुआ क्योंकि सबको नहीं लिया गया, श्याम को लिया गया। अब एक जनरल नियम बता दिया कि सभी मनुष्य मरणशील है, ये आपको भी पता है कि भाई हर मनुष्य मरणशील है, तो ये जनरल सिद्धांत बना ना, तो ये आगमन से निगमन की तरफ हुआ, समझ में? यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसमें जो है अनुमान लगाया जाता पहले, कि पहले हमने अनुमान लगाया कि भाई हमने देखा कि राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, इसलिए अनुमानों सर के वो आधार चीजें पे मुझे हमने ये समझ सिद्ध में आ किया रही है। है। हाँ, लेकिन एग्जाम्पल सेट करना है, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ निगमन में आपको डिडक्टिव में कोई भी चीज को निकालना है। जैसे हम लोग रिसर्च वर्क करते हैं ना, तो रिसर्च वर्क में अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि रिसर्च वर्क पे हम कैसा लॉजिक लगाएंगे, इंडक्टिव लॉजिक लगाएंगे कि डिडक्टिव लॉजिक लगाएंगे। तो अब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि आप कौन सा लॉजिक लगाएंगे। आप इंडक्टिव लगाएंगे। गलत, इंडक्टिव नहीं लगाते हैं, डिडक्टिव डिडक्टिव लगाते हैं। सर बोले बोले सर नेहा हमको बोलो। कुछ दूसरी तो शोध कार्य करते हैं ना, हम कोई नया चीज निकालते हैं। नया और उससे नहीं, हमारे नहीं। अब देखिए इस सभी के लिए गांधी जी सभी के लिए सामान्य है, लेकिन उनको सामान्य से विशेष की ओर ले जाने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं कि उनमें क्या क्या क्वालिटीज थी। तो जब कभी हम सामान्य से विशेष की ओर ले जाते हैं किसी को, तो वो आपका डिडक्टिव होता है, जिसमें हम रिसर्च का प्रयोग जैसे करते सर हैं। इसी को उल्टा कर दें, इसी को उल्टा कर दें, बस। सभी मनुष्य मरणशील है क्योंकि राम भी मरणशील है, श्याम भी मरणशील है, अगल बगल सबको बता दीजिए ये मरणशील। उल्टा हो गया, आ गया। मतलब इस संसार में सभी अगल प्राणी बगल सब मरणशील है, ये बोल। लेकिन वो एग्जांपल ठीक है, लेकिन रिसर्च में हम लोग टॉपिक देखते हैं ना, कि हम लोगों को कैसे समझ में आएगा, कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसी भी एक व्यक्ति के बारे में पूछते हैं कि जैसे सभी व्यक्ति हैं वो भी व्यक्ति है, तो उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज है नेहा का जो वो क्वेश्चन है, अलग, उन सबसे अलग होता है। तो क्वेश्चन आपको निकालना पड़ेगा ना, इसको आपको और थोड़ा सा एग्जाम्पल पे कैसे दिमाग, अप्लाई करेंगे? सुनिए मेरी बात। तो इसमें मुझे आ गया समझ में, मेरी आपने बात जो सुनो, मेरी बताया। बात सुनो। इसमें क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति है आपके सामने, अब आपसे पूछा गया कि उसके अंदर बताइए क्या क्या क्वालिटीज है, तो अभी तो वो जनरल वे में रूप में खड़ा है, लेकिन जब आप उसके बारे में एनालिसिस करोगे, उसके बारे में अनुमान लगाओगे, तो आप फैक्ट चीजों के बारे में ही बताओगे ना। जब फैक्ट चीजों के बारे में बताओगे जो 100% श्योर सही हो, तो वही आपका जनरल से स्पेसिफिक की तरफ लेकर जाता है हम लोगों को। क्लियर? सर रिसर्च डिडक्टिव में आएगा। हाँ, जब हम रिसर्च कार्य करते हैं वो रिसर्च डिडक्टिव मेथड में आएगा। हमेशा डिडक्टिव में ही जाता है।
ठीक है। हम लोग कोई स्पेसिफिक चीजें निकाल कर देते हैं, कहते नहीं है कि हम लोग का भारत सरकार भी और एजुकेशनिस्ट जितने भी रहते हैं सब लोग कहते हैं कि वो कोई नई चीज निकाल कर लाओ, मतलब कोई मतलब जो पहले से ना निकली हो। यहाँ पर यही तो कह रहा है, सामान्य रूप में जो चीजें हैं उनमें कोई ना कोई ऐसी चीज निकाल कर लाओ जो इस एजुकेशन फील्ड को उसका काफी जो सर चीजें improve डाटा करे। होता है, जो रिसर्च में डाटा आपको मिलेगा वो आपका जनरल होगा, ठीक है। फिर जो आप निकालते हो वो चीज मतलब निकल के आती है तो वहाँ निगमन, हाँ, स्पेसिफिक रहेगी। ये चीज थोड़ी कंफ्यूजन है कि जब निकल के आएगी हाँ, स्पेसिफिक तो कर रहे वो हैं तो तो कैसे। नहीं आ रही, इसीलिए तो हम लोग, मैं इसलिए मैंने सर, बोला कि आप में आएगा करके। नहीं, अब उसमें समझ में नहीं, आया। जी उसमें कहते सर, कुछ उसकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज निकाल कर आप देते हो। सर यहाँ आपने ये बताया है कि मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाते हैं तो डिडक्टिव होता ठीक है। है, लेकिन आपने अभी पॉइंट नोट कराया कि स्पेसिफिक से हम जनरल की तरफ जाते हैं तो डिडक्टिव होता इंडक्टिव होता तो है। अब नहीं नहीं, स्पेशल से हम जब इधर देखिए यहाँ पर सब है, देखिए स्पेशल से जनरल की ओर जाते तो इंडक्टिव, और जनरल से हम स्पेसिफिक की ओर जाते तो डिडक्टिव। लिखा हुआ है आपके सामने ना, ये देखो मैंने लिख के रखा है यहाँ पर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है है। ना, यही चीजें हैं आपकी। लेकिन रिसर्च में जैसे आप कहते हो ना, रिसर्च में कोई स्पेसिफिक चीजें निकाल कर, अभी तो जनरल वे में रहती हैं, हमारा जो टॉपिक रहता है वो जनरल वे में रहता है, उसमें से चीजें जब निकाल कर हम दे देंगे उनको, कंक्लूजन दे देंगे उनको, तो वो हमारा स्पेसिफिक चीजें हो जाती हैं। तो जनरल से हम स्पेसिफिक चीजों को ढूंढ कर लाते हैं, ठीक है। जी हाँ, जी सर। लेकिन जैसे वो स्पेसिफिक मतलब नई चीज निकाल के लाना, तो दिमाग में यही आता है कि हाँ इंडक्टिव होगा करके, नहीं, इसलिए। इंडक्टिव में कोई चीज आ जाती है ना, अपने आप आ जाती है, उसको निकालने सर का एक ज्यादा पॉइंट मेहनत मिस हो करने का जाता है प्रयास तो नहीं वो करते हैं। सर वो एक पॉइंट छूट जाता है ना तो वो गलत हो जाता है। मुझसे इंडक्टिव वाला वो छूट गया था तो उसके अच्छा, वजह से मुझे कंफ्यूजन हो रहा चलिए, था। कोई नहीं, ठीक है। तो इतना आज इंडक्टिव डिडक्टिव पर ही हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इसको और भी चीजें आप लोग देख लेंगे, इसके क्वेश्चन भी, एक दो क्वेश्चन भी हम लेकर अब साथ में आया करेंगे, ताकि ये क्वेश्चन जल्द आसानी से हम लोग को समझ में आ सके ना। इसके क्वेश्चन भी लेकर आएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ना, ठीक मनोज है। जी क्वेश्चन रेगुलर करवा हाँ, दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा वो सा मन आज लगे। शाम को 5 बजे क्वेश्चन होगा ना, 5 बजे जी इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर दे रहे, आज शाम से ही स्टार्ट हो जाएंगे ना। अभी तक बहुत बिजी शेड्यूल था, जी अब एकदम फ्री हो गए। अब शाम को क्लास आपकी क्वेश्चन पेपर की क्लास रहेगी, ठीक है, यूट्यूब पर, जी जी, ठीक। ठीक है ना। चलिए, तो ठीक थैंक है, यू आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इसमें, ठीक है ठीक है। सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सर। वो सविता दी अभी सेंड कर दे रहा है आपके पास। हाँ, हाँ हाँ, ठीक है चलिए, ना। सर वीडियो भी भेजेंगे तो लिख लूंगी सर, वो तो टेंशन मत लीजिए। जी जी, एक वीडियो नहीं भी है, आप लोग अभी देखिएगा, सेंड कर जो कल दीजिए। रात को जो आप कल रात को पढ़ाया गया है, उसका लिंक हाँ जो है यूट्यूब पर है, ठीक है, आपको गया होगा, लेकिन अभी उसका थंबनेल बनाकर उसको लगा देते हैं हम, तो थोड़ी देर में आपको उसको भेज देते हैं, ठीक है। जी जी जी, चलिए, तो ओके, इसके जय वीडियो हिंद को सभी भेज दोस्तों देंगे। के।